स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमने पहले पेपर की सारी वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है। उस पेपर का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। अब हम आज दूसरे पेपर की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रैक्टिस ऑफ जनरल इंश्योरेंस। और इस पेपर का कोड है IC11। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। कंटेंट्स क्या क्या रहेंगे इस पेपर की तैयारी में। तो इसके चैप्टर 1 में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू जनरल इंश्योरेंस। चैप्टर 2 में पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्म्स। चैप्टर 3 में फायर एंड मरीन इंश्योरेंस। चैप्टर 4 में मोटर इंश्योरेंस एंड पर्सनल लाइबिलिटी इंश्योरेंस। चैप्टर 5 में इंजीनियरिंग एंड अदर इंश्योरेंस। चैप्टर 6 में अंडर राइटिंग। चैप्टर 7 में रेटिंग एंड प्रीमियम। चैप्टर 8 में क्लेम्स। चैप्टर 9 में इंश्योरेंस रिजर्व एंड अकाउंटिंग। तो इसमें हम अलग अलग चैप्टर के लिए अलग अलग वीडियो बनाएंगे, ताकि आराम आराम आप लोग इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ जाएं और अपनी तैयारी में जुट जाएं। और जो आने वाले एग्जाम्स हैं इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के, उनको आसानी से आप क्रैक कर पाएं। पहले हम तैयारी कराएंगे लाइसेंसिए को किस तरह से क्रैक करना है। 3 पेपर के वीडियोज अपलोड करेंगे और फिर उसके साथ हम आपको मॉक टेस्ट भी देंगे अपनी वेबसाइट पे, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके और ये लाइसेंस शीट का जो एग्जाम है बड़े आसानी से उसे पास कर पाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं आबाद खान और आप देख रहे हैं बीमा साथी यूट्यूब चैनल। तो जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू जनरल इंश्योरेंस, तो ये बड़ा इंटरेस्टेड होने वाला है। इसमें हम जनरल इंश्योरेंस में क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, जनरल इंश्योरेंस की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। नो अबाउट द इंडियन इंश्योरेंस मार्केट। इंडियन इंश्योरेंस मार्केट के बारे में जानकारी लेंगे। नो अबाउट द इंटरनेशनल इंश्योरेंस मार्केट। इंटरनेशनल इंश्योरेंस मार्केट किस तरह से वर्क करती है, क्या क्या वहाँ सिनारियोज हैं, उनकी चर्चा करेंगे। अंडरस्टैंड द रोल्स इन इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस का जो रोल है एज एज होल, उसकी हम इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो बात करते हैं द ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि शुरुआत कहाँ से हुई इंश्योरेंस की। तो इंश्योरेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है। यानी कि जो ईसा मसीह थे उनसे भी कई सौ साल पहले की ये चीजें हैं, जबकि इंश्योरेंस प्रचलन में था, चलन में था। एक मैं आपको बताऊं, एक होता था ऑटमरी बॉन्ड्स। वो क्या होता था? इंश्योरेंस अंडरस्टूड एज अ टेक्निक प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट द fortuitous events for a consideration had its origin in the autumnary bonds which were issued by the Mediterranean merchant as early as 4th century BC। यानी कि 400 ईसा वर्ष पूर्व ये एक ऑटमरी बॉन्ड्स का चलन था, जिसके जरिए वहां पे इंश्योरेंस का एक तरह से वो इंश्योरेंस का ही स्वरूप था। उसमें क्या होता था, ए बॉटमी a bottomry loan was an advance of money on a ship during the period of voyage. The loan was repayable with the agreed rate of interest on arrival of the ship safely at destination. If the ship was lost during the voyage, the obligation to repay the loan was extinguished. The interest payable constituted a sort of premium for the risk of total loss. Similarly, loans were granted on the security of cargo and were called रिस्पोंडेंसिया बॉन्ड्स। एक तरह के ये लोन होते थे, शिप के ऊपर लोन लिया, अगर शिप का कुशल वापस आ गया तो आपको लोन की रीपेमेंट करनी होती थी, यानी कि लोन को पे करना होता था। लोन की जो पेमेंट है वो आपको देनी होती थी। अगर वो शिप डूब जाता था तो ये जो लोन दिया होता था शिप के ऊपर, ये माफ कर दिया जाता था। तो वो एक तरह का इंश्योरेंस ही था। इसी तरह से कार्गो के लिए भी ये प्रचलन में था उस जमाने में। कार्गो अगर सेफली डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता था तो वो जो लोन का अमाउंट है वो कार्गो ओनर से लेते थे। अगर वो नहीं पहुंच पाता था तो वो उसको फोरफीट कर देते थे, माफ कर देते थे। इसको उस जमाने में कहते थे रिस्पोंडेंसिया बॉन्ड्स। तो आपकी समझ में आ गया। एक है बॉटमरी बॉन्ड्स
और दूसरा है रेस्पोंडेंसिया बॉन्ड्स। बॉटमरी बॉन्ड बोले तो शिप के लिए था, और रेस्पोंडेंसिया बॉन्ड जो था वो कार्गो के लिए था। इसी तरह की जो प्रैक्टिस थी वो हमारे इंडिया में मानव धर्मशास्त्र है, कोड ऑफ मनु, which contain rules for sea foam contracts which were observed by the traders from भरूच एंड सूरत। ये जो भरूच और सूरत के ट्रेडर्स थे वो भी इसी तरह का उनके टाइम पे भी उसी तरह का ये प्रचलन में था उसी जमाने में। तो हमारे देश भारत में भी ये जो चलन था इंश्योरेंस का वो बहुत पुराना है, यानी कि ईसा मसीह से के आने से पहले का है ये चलन हिंदुस्तान में भी। फिर जनरल another four runner of insurance was the marine practice of general average, whereby losses voluntarily incurred to save the common maritime venture were shared by contribution from all the interest, ship, freight and cargo। अब ये एक प्रैक्टिस थी, और ये कब थी? 916 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा के आने से भी 916 वर्ष पहले क्या प्रैक्टिस में था? जनरल एवरेज। जनरल एवरेज क्या होता है? एक शिप है, वो समुद्र में है, अब अचानक से वो डूबने लगता है, तो वो क्या करते थे? वो कुछ कार्गो समुद्र में फेंक देते थे। तो जितना कार्गो वो समुद्र में फेंकते थे उस शिप को, उस कार्गो को बचाने के लिए, तो जो लॉस होता था उसमें, वो जितना कार्गो पहुंच जाता था वो आपस में मिलके उसको बियर कर लेते थे। तो वो भी एक तरह का इंश्योरेंस था। आगे बढ़ते हैं। इंडियन जनरल इंश्योरेंस मार्केट हिस्टोरिकल माइलस्टोन। अब ये हमारे इंडिया में जो इंश्योरेंस का सफर है वो कहाँ से शुरू होता है, एक उसके बारे में एक हिस्टोरिकल डाटा देखते हैं। 1938 में क्या हुआ था? इंट्रोडक्शन ऑफ अ कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट कॉल्ड द इंश्योरेंस एक्ट 1938। 1938 में एक इंश्योरेंस एक्ट बना। 1939 में इंश्योरेंस रूल बने। 1956 में सारी इंश्योरेंस कंपनी को का राष्ट्रीयकरण हुआ, यानी कि वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले ली 1956 में। 1968 में द इंश्योरेंस एक्ट 1938 को अमेंड किया गया, और उसमें फिर टीएसी का प्रोविजन आया, टैरिफ एडवाइजरी कमेटी को डाला गया। उसके बाद 1971 में द जनरल इंश्योरेंस इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट वाज पास्ड एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुक ओवर मैनेजमेंट ऑफ जनरल इंश्योरेंस बिजनेस पेंडिंग नेशनलाइजेशन। 1971 में गवर्नमेंट ने एक नया एक्ट पास किया जिसका नाम था द जनरल इंश्योरेंस इमरजेंसी प्रोविजन एक्ट, और उसके जरिए जो जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस था वो भी नेशनलाइजेशन हो गया, यानी उसका भी राष्ट्रीयकरण हो गया। 1972 में क्या हुआ? जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन एक्ट को पास किया गया। 1973 में क्या हुआ? पीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया केम इनटू एग्जिस्टेंस एज ए गवर्नमेंट कंपनी। पीआईसी को गवर्नमेंट ने बनाया 1973 में। A year later, Banjio seven insurance practicing general insurance business were grouped and merged to form four subsidiaries of GIC, namely 1973 में क्या हुआ कि जितनी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनीज वर्क कर रही थी इंडिया में, उन सबको चार इंश्योरेंस कंपनीज में मर्ज किया गया। चार इंश्योरेंस कंपनी बनाई गई, और वो चारों की चारों गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनियां थी। उनका नाम क्या 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 था, और आज भी है? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया फायर एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ये चार इंश्योरेंस कंपनी पीआईसी के अंदर डाली गई। 1991 में पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 को और पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस रूल 1991 को फ्रेम किया गया। इसके बाद 1994 में मल्होत्रा कमेटी बनाई गई। आरबीआई ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर थे, तो इन्होंने बहुत सारे रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को दिए। उसके बाद क्या हुआ? 1998 में इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस रूल्स 1998 फ्रेम किए गए। 1999 में मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट को मानते हुए आईआरडीए का गठन किया गया। 2001 में in addition to the existing government insurance company, private sector companies were licensed by IRDA to conduct general insurance business। 2001 में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज को भी लाइसेंस प्रदान किए गए। 2002 में क्या हुआ? जनरल इंश्योरेंस बिजनेस नेशनलाइजेशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 पास किया गया, और द इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट वाज दैट द सब्सिडरी ऑफ पीआईसी वर। अब इसमें क्या किया गया? इस एक्ट में 2002 में जो पास हुआ था कि जो ये चार गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनीज थी, इनको एक सेल्फ बॉडी बना दिया गया, यानी कि वो अपने रूल्स खुद बना सकते थे, प्रीमियम खुद डिसाइड कर सकते थे, वो जीआईसी के अंडर से हटा दिए गए। 2003 में क्या हुआ?
2003 दिस ईयर विटनेस द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रोकर। आज 2003 में ब्रोकर मार्केट में आए। जो इंश्योरेंस ब्रोकर आज दिखाई देते हैं इंश्योरेंस मार्केट में, वो 2003 में उनको अलाउ किया गया था। अब जो इंश्योरेंस है, ये जो बाकी बिजनेस है उसके उसके जैसा ही है एक्चुअल में। ये कोई अलग सा कोई बिजनेस नहीं है। जैसे कि प्रोडक्ट होता है आपका एक, उसके लिए मैन्युफैक्चरर होता है, फिर उसको सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूटर, तो उसके लिए रिटेलर्स होते हैं, और वायर्स कस्टमर्स होते हैं। इसी तरह से इंश्योरेंस में इंश्योरेंस प्रोडक्ट होते हैं या सर्विसेज कह सकते हो। इसका मेकर्स और सेलर कौन है? इंश्योरेंस कंपनी। सप्लायर डिस्ट्रीब्यूटर कौन है? इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस ब्रोकर। और वायर्स कौन है? पीपल सीकिंग प्रोटेक्शन। ऐसे लोग जो कि सुरक्षा चाहते हैं, वो क्या है? इसके कस्टमर्स हैं। डेफिनेशन लेते हैं, इंश्योर्ड कौन होता है? तो मैं हिंदी में बता देता हूँ। इंश्योर्ड को, इंश्योर्ड जो होता है इंग्लिश में इंश्योर्ड कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बीमा धारक, जो बीमा लेता है, पॉलिसी होल्डर। इंटरमीडियरी कौन हुए? जैसे आपको पता है, इंश्योरेंस ब्रोकर्स, एजेंट्स, कॉर्पोरेट एजेंट्स, ये सारे के सारे इंटरमीडियरी हैं। फिर इंश्योर है, इंश्योर बोले तो इंश्योरेंस कंपनी। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जनरल इंश्योरेंस मार्केट। जनरल इंश्योरेंस का जो मार्केट है इंडिया में, वो किस तरह से है, वो किस तरह से वर्क करता है? तो इसमें क्या है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। मैंने आपको जैसे पहले बताया, आईआरडीए बहुत पावरफुल बॉडी है, जो कि सारे इंश्योरेंस के बिजनेस को गवर्न करती है। सारे रूल रेगुलेशन, कहीं कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है, कोई पॉलिसी होल्डर का हित तो नहीं मार रहा है, इन सारी चीजों पर नजर रखती है। वो है आईआरडीए। गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनीज है। गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी आल्सो नॉन एज पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस। जो गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी है, उनको पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस भी कहा जाता है, या पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी भी कहा जाता है। इनका 100% शेयर गवर्नमेंट का होता है। इसके साथ साथ इनकी एक एसोसिएशन है, जिसे हम जिप्सा कहते हैं, जनरल इंश्योरेंस पब्लिक सेक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिप्सा। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। फिर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज है। प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज में क्या है कि 100% वो प्राइवेट पैसा हो सकता है, यानी कि इंडियन कंपनीज है तो वो अपना पैसा पूरा का पूरा 100% लगा सकती है। या फिर पहले 26% था एफडीआई, अब 49% कर दिया गया है, यानी कि 49% पैसा विदेश का, विदेशी कंपनी का लग सकता है। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सी इंश्योरेंस कंपनी जो है ना, वो ज्वाइंट वेंचर है। एक इंडियन कंपनी, एक फॉरेन कंपनी, दोनों का ज्वाइंट वेंचर। जैसे आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई इज द इंडियन कंपनी, लोम्बार्ड इज द फॉरेन कंपनी। तो इस तरह से इनको आपस में इन्होंने कोलोब्रेशन के साथ, पार्टनरशिप के साथ ये काम शुरू किया है। फिर ब्रोकर्स है। ब्रोकर्स के बारे में आपको पता ही है, इंश्योरेंस इंटरमीडियरी, जो कि इंश्योरेंस का बिजनेस प्लेस करते हैं इंश्योरेंस कंपनी। फिर एजेंट्स हैं, वो इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंट करती है, आईआरडीए से उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनका एग्जाम होता है। इसके साथ लॉस असेसर है, जो सर्वेयर जिन्हें कहते हैं, जो कि कितने का लॉस है, कितनी की का डैमेज हुआ है, किस तरह से डैमेज हुआ है, वो एक असेसमेंट देते हैं। वो इंश्योरेंस सर्वेयर होते हैं, या लॉस असेसर कह सकते हो। फिर ट्रेनिंग होती है, आईआरडीए है, ट्रेनिंग के इनके मैकेनिज्म है पूरा आईआरडीए के पास। एजेंट्स को ट्रेनिंग है, ब्रोकर को ट्रेनिंग है, इंश्योरेंस कंपनी के जो लोग हैं उनको ट्रेनिंग है। तो ये बहुत बड़ा, ये इसका आईआरडीए का रोल है। उसके बाद है नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी। ये 1980 में वजूद में आई थी, और इसका प्राइम ऑब्जेक्टिव यही था कि ट्रेनिंग देनी है, इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेनिंग देनी है। और ये जो नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी है, इसको एलआईसी और जीआईसी ऑफ इंडिया गवर्न करती है, यानी कि ये उनकी बॉडी है, नेशनल इंश्योरेंस एकेडमी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस कंपनी। जनरल इंश्योरेंस कंपनी को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी, प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी। पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी बोले तो गवर्नमेंट ओन इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस, न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल, यूनाइटेड इंडिया, ये चार गवर्नमेंट की इंश्योरेंस कंपनी है, और बाकी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी। फिर उसको एक नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेगमेंटेशन को भी आप समझ सकते हैं डायग्राम के जरिए। जनरल इंश्योरेंस कंपनी एक तरफ है, उधर क्या है राइट साइड में, कंपनीज कंडक्टिंग ऑल लाइन ऑफ बिजनेस। जनरल इंश्योरेंस कंपनी क्या है? कई तरह की कंपनीज हैं। कुछ ऐसी कंपनी है जो सभी तरह के बिजनेस को, जनरल इंश्योरेंस के बिजनेस को अंडर राइट करती हैं। कुछ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो सिर्फ हेल्थ का इंश्योरेंस करती है, उन्हें स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी भी कहा जाता है। फिर एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, जो स्पेसिफिक एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती है, सिर्फ एग्रीकल्चर का ही इंश्योरेंस करती है, वो एग्रीकल्चर इंश्योरेंस हो गई। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक इंश्योरेंस कंपनीज भी हैं जो क्रेडिट इंश्योरेंस में काम करती हैं।
जो जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो इशू है, जो एक्सपोर्ट में जो माल आप भेजते हैं बाहर, वहां पे कोई प्रॉब्लम होगी, विदेशी धरती पर कुछ ऐसा इशू खड़ा हो गया और वहां पे पैसा आपका माल लिया जाता है या वहां पे लोग बेईमान हो गए, तो इसमें इस रिस्क को कवर करने के लिए फिर ये क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनीज भी जो है मार्केट में। फिर इसके अलावा री इंश्योरेंस कंपनीज है, और इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट इंश्योरेंस डिपार्टमेंट फंड्स भी हैं। कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने अपना एक इंश्योरेंस डिपार्टमेंट अलग से ही खोला हुआ है, क्योंकि जनरल पब्लिक की हेल्प के लिए उन्होंने ऐसा किया हुआ है। टैलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन जनरल इंश्योरेंस मार्केट। IRDA is the sole authority on all aspects of insurance business, both life and non-life। ये जो IRDA है, ये लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो या नॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दोनों को ही रेगुलेट करती है। फिर कंपोजिट इंश्योरेंस कंपनी है, जो लाइफ और नॉन लाइफ दोनों। कंपोजिट इंश्योरेंस कंपनी कंडक्टिंग लाइफ एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस नॉट अलाउड। एक कंपनी को लाइफ और जनरल दोनों का इंश्योरेंस करने की परमिशन IRDA नहीं देता है। नॉन एडमिटेड इंश्योरेंस नॉट परमिटेड। एनी प्रॉपर्टी situated or to be situated in India has to be necessarily insured with an Indian insurance company। अब एक ये क्लाउज है नॉन एडमिटेड इंश्योरेंस, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर इंडियन कंपनी है, इंडियन प्रॉपर्टी है और इंडिया के अंदर है, तो कंपलसरी उसको इंश्योरेंस अगर लेना है तो वो बाहर की कंपनी से नहीं ले सकता, वो उसे इंडियन कंपनी से ही लेना होगा। इसे कहते हैं नॉन एडमिटेड इंश्योरेंस। फिर बात करते हैं कैश एंड कैरी मार्केट। दैट इज कवर कमेंस ओनली ऑन पेमेंट ऑफ प्रीमियम। कैश एंड कैरी का मतलब ये हुआ कि आप एडवांस में प्रीमियम दीजिए और आपका रिस्क कवर, उसे कहते हैं कैश एंड कैरी। फिर आता है रिटेल डायरेक्ट ब्रोकिंग। रिटेल डायरेक्ट ब्रोकिंग इज परमिटेड। जो ब्रोकर है वो रिटेल में भी काम कर सकता है और कॉर्पोरेट में भी काम कर सकता है। तो डायरेक्ट ब्रोकिंग जो है वो IRDA ने परमिट की हुई है। ब्रोकर्स टू बी लाइसेंस बाय IRDA। IRDA ब्रोकर को लाइसेंस इशू करता है। एजेंट टू बी अपॉइंट बाय इंश्योरेंस। अब जो एजेंट्स हैं उनको इंश्योरेंस कंपनी अपॉइंट करती है, लेकिन उसका एग्जाम IRDA लेता है। सर्वेयर्स का भी इसी तरह से IRDA लाइसेंस इशू करते हैं, उनके एग्जाम और उनकी क्वालिफिकेशन को देखते हुए। अब सर्वे ऑफ लॉसेस सेक्शन 64 UM ऑफ द एक्ट क्या कहता है? 20,000 से अब जो भी लॉस होगा उसके लिए सर्वेयर की रिपोर्ट लगेगी, यानी कि उसके लिए सर्वे कराना इंश्योरेंस कंपनी के लिए मस्ट होगा। फिर री इंश्योरेंस है। IRDA जो बिजनेस है, इंश्योरेंस का बिजनेस है, उसको डाइवर्सिफाइड करना चाहता है, यानी कि उसको टुकड़ों, उस रिस्क को टुकड़ों में बांटना चाहता है ताकि कोई एक इंश्योरेंस कंपनी डूब ना जाए। इसीलिए वो री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट लेके आया। IRDA इसकी परमिशन देता है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस मार्केट में जाके अपना री इंश्योरेंस करा सकती है। इंश्योरेंस प्रीमियम कैन बी कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट ओनली रेस्पेक्ट ऑफ। जहाँ लॉन्ग टर्म पॉलिसी है वहां पे प्रीमियम को जो है इंस्टॉलमेंट में कलेक्ट करने की परमिशन भी IRDA देता है, और ऐसी पॉलिसी 12 मंथ से ज्यादा की होनी चाहिए। फिर TPA है। TPA को भी रेगुलेट करता है, उनको ट्रेनिंग देता है। वो मेडिकल इंश्योरेंस की जो पॉलिसीज हैं उसको वो उनका पूरा मैनेजमेंट आजकल TPA देखता है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स। फिर होते हैं ऑम्बुड्समैन। उनका रोल क्या है कि कोई कंप्लेंट्स होती है उसका निपटान, उसका फैसला ऑम्बुड्समैन करता है, और वो बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ दोनों तरह के क्लेम्स में ऑम्बुड्समैन का एक अहम रोल होता है। डेवलपमेंट ऑफ इंश्योरेंस इन द UK। UK में अगर मैं बात करूं तो सबसे इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है वो है लियोट। एक कॉफी हाउस था लियोट साहब का, वहां पर ये जो शिप ओनर्स थे और कार्गो ओनर्स थे वहां कॉफी पीने आते थे। तो 1871 में, बल्कि जो मैं बात करूँ ये 1680 की बात है, उस टाइम पे ये कॉफी हाउस बड़ा पॉपुलर था। जो शिप ओनर्स थे, कार्गो ओनर्स थे, वहां बैठ के कॉफी पीते थे। और जब किसी का शिप डूब जाता था तो फिर ये सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन होती थी उनको, तो वो थोड़ा सा चिंतित रहते थे कि करना क्या चाहिए, इसको किस तरह से बचा जाना चाहिए। तो वहां पर एक दिलचस्प कहानी ये पैदा हुई कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम शिप का और कार्गो का इंश्योरेंस करना शुरू करें इंडिविजुअल कैपेसिटी। तो जो पैसे वाले लोग थे वो वहां आके बैठने लगे और उन्होंने कहा कि हम आपकी शिप का इंश्योरेंस करते हैं। तो वहां जो प्रैक्टिस थी वो इस तरह की थी कि शिप ओनर अपने शिप का डिस्क्रिप्शन, शिप का डेस्टिनेशन क्या होगा, कार्गो क्या होगा,
शिप कब जाएगा, कितने टाइम में पहुंचेगा, ये सारी इंफॉर्मेशन, सारी डिटेल एक स्लिप के ऊपर लिखकर, और वहां पे कॉफी हाउस में जो भी लोग थे जो इंश्योरेंस करना चाहते थे उनके टेबल पे रखते थे। तो जिस किसी को उस रिस्क में इंटरेस्ट होता था और रिस्क लेना चाहता था, तो वो स्लिप के पीछे ही अपना शेयर लिख देता था। सपोज लेट्स से कि आबाद खान है, आबाद खान ने कहा ठीक है 20% हमारा। इस तरह से वो आपस में कभी कभी पूरा पूरा 100% भी उसको लिख लिया करते थे, तो वो स्लिप के नीचे लिखा जाता था। इसीलिए आपको पता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी में जो वर्ड इस्तेमाल होता है अंडर राइट, वो अंडर राइट वहीं से आया है। वो स्लिप के नीचे यानी कि स्लिप के अंडर लिखा जाता था, तो उसको अंडर राइटर कहते हैं। जो सारी चीजों को डिसाइड करता है, टर्म्स कंडीशन और प्रीमियम कितना होगा, वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में वो लोग भी करते थे। इसीलिए आज के जो अंडर राइटर्स हैं वो भी वैसे ही काम कर रहे हैं, उस जमाने में वो लोग किया करते थे। इसलिए आज जो ये काम करते हैं इंश्योरेंस कंपनी में, उनको अंडर राइटर ही कहा जाता है। उसके बाद 1871 में ये लॉर्ड्स एक्ट पास कर दिया गया था, वहाँ गवर्नमेंट ने पास किया था। आज भी लॉर्ड्स का जो रोल है वो बहुत मेजर रोल है। जितने भी शिपिंग हैं, शिपिंग कंपनीज हैं, शिप्स हैं, इन सब का डाटा उनके पास रहता है। सर्वेयर्स की पूरा पैनल उनके पास है, इंश्योरेंस कंपनी के पूरे पैनल के। मेरे कहने का मतलब है कि आज भी लॉर्ड्स का एक बहुत बड़ा रोल मरीन इंश्योरेंस में मौजूद है। बाकी ये हिस्ट्री है, आप लोग पीडीएफ फाइल का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ लीजिएगा। अगर हम सारा पढ़ाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ अंडर राइटर्स आर टू आइडेंटिफाई एंड कैलकुलेट अ रिस्क ऑफ लॉस फ्रॉम पॉलिसी होल्डर। अब ये जो इसका जो मेन काम है अंडर राइटर का, वो क्या है? ये रिस्क को आइडेंटिफाई करता है और उसे कैलकुलेट करता है कि कितना लॉस आ सकता है, फ्रिक्वेंसी क्या होगी, सेवरिटी क्या होगी, मतलब कितना ज्यादा वैल्यू का क्लेम आ सकता है। ये सारी की सारी वो रिस्क को कैलकुलेट करता है और आइडेंटिफाई करता है। दूसरा काम है उसका टू डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट प्राइस। अब उसका प्रीमियम क्या रहने वाला है ये भी अंडर राइटर ही डिसाइड करता है सोच समझ के। टू एस्टिमेट द पोटेंशियल एक्सपोजर, मतलब कितना वैल्यू का क्लेम आ सकता है, क्या एक्सपोजर है, कितना बड़ा रिस्क है, ये सारी की सारी जिम्मेदारी सोचने की अंडर राइटर की होती है। टू कंफर्म टर्म, फिर उसके बाद वो टर्म्स कंडीशन जो ड्राफ्ट करता है ये भी अंडर राइटर करता है। तो इंश्योरेंस कंपनीज में अंडर राइटर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो मैंने बताई थी अंडर राइटर की जो डेफिनेशन है कि अंडर राइटर उसको क्यों कहते हैं, क्योंकि वो स्लिप के पीछे लिख देते थे टर्म्स कंडीशन और प्रीमियम, इसलिए उनको अंडर द स्लिप लिखते थे, इसलिए उनको अंडर राइटर कहा गया। अब हेल्थ इंश्योरेंस का जो अंडर राइटर है वो क्या क्या, उसको किस फैक्टर पे वो काम करेगा, वो देखेगा एज, फिर फैमिली हिस्ट्री, फिर लाइफ स्टाइल क्या है, फिर उसकी पॉलिसी होल्डर की करंट हेल्थ क्या है, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए वो उसका प्रीमियम डिसाइड करेगा। प्रॉपर्टी अंडर राइटर जाहिर सी बात देखेगा कि प्रॉपर्टी में कितना एक्सपोजर है। कोई ऐसा इलाका तो नहीं जहाँ फ्लड ज्यादा आती हो, साइक्लोन ज्यादा आते हो, अर्थक्वेक ज्यादा आता हो, तो कोशिश। क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो बिल्डिंग है उस क्वालिटी क्या है कंस्ट्रक्शन की, वो देखेगा। ऑक्यूपेशन, यानी कि उसमें कौन रहता है, कोई ऐसा काम तो नहीं होता है जो हजार्डस हो, उसमें फायर लगने के चांस ज्यादा हो, वो चीज उस पर डिपेंड करेगी। फिर जो एप्लीकेंट है, जो प्रपोजर है, जो इंश्योरेंस लेना चाहता है, वो किस तरह से उसको सेफ गार्ड करता है, यानी कि सेफ्टी मेजर्स को क्या लेता है, इन सब पर जो प्रॉपर्टी अंडर राइटर है वो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए प्रीमियम डिसाइड करेगा। फिर कुछ रिस्क इंजीनियर्स होते हैं जो कि रिस्क को देखते हैं, पहले ही देखते हैं। जैसे आपने देखा होगा मोटर इंश्योरेंस में इंस्पेक्शन होता है, अगर गाड़ी का इंश्योरेंस टूट जाए, निकल जाए, डेट उसकी एक्सपायर हो जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे इंश्योरेंस नहीं करती आपकी कार का। वहाँ बाकायदा एक सर्वेयर आता है, वो फोटोग्राफ लेता है आपकी कार के, सारी चीजों को देखता है, उसके बाद ही इंश्योरेंस होता है। ये क्या है? ये रिस्क इंजीनियर है एक तरह से, कि वो रिस्क को पहले देखता है कि कोई ऐसा डैमेज, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं है गाड़ी में। तो वो इस तरह के रिस्क इंजीनियर होते हैं। प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में भी होते हैं रिस्क इंजीनियर। और इस चीज का इंश्योरेंस जहाँ ज्यादा रिस्क होता है वहां पे इंश्योरेंस कंपनी रिस्क इंजीनियर की सेवाएं लिया करती है। अब जो नॉन लाइफ का जो बिजनेस है, उसको कैसे कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं? जैसे प्रॉपर्टी है, फायर, प्रॉपर्टी में फायर इंश्योरेंस, बिजनेस इंटरप्शन पॉलिसियां हैं, कस्टमर सेफ्टी है, इंजीनियरिंग है, सिक्योरिटी है, लाइबिलिटी है। अब हम बात करेंगे इंटरनल क्लेम्स टेक्नीशियन।
द क्लेम टीम मेंबर्स आर फ्रिक्वेंटली द अनसन हीरोज ऑफ अ और इंश्योरेंस ऑपरेशन। हम लोग अक्सर देखते हैं मार्केट में सेल्स पर्सन होते हैं, पर जो क्लेम टीम है उसका एक बहुत अहम रोल होता है। जितनी वो इफेक्टिवली क्लेम्स को डील करेगी, जितना इफेक्टिवली वो पॉलिसी होल्डर को उसका क्लेम उसके अकाउंट में उसका पैसा पहुंचा देगी, उतना ही वो अपनी इंश्योरेंस कंपनी के रेपुटेशन को बढ़ा देगी। तो एक जो क्लेम डिपार्टमेंट है उसका बहुत बड़ा रोल इंश्योरेंस कंपनी की ग्रोथ में होता है। इनका रोल क्या क्या होता है, टास्क क्या क्या है, फिर एक्टिविटी क्या करनी होती है। क्लेम नोटिफिकेशन आया, क्लेम नोटिफिकेशन आया, किसी ने अपना क्लेम का दावा पेश किया, तो एक्टिविटी क्या करेंगे ये। एक्सेप्टेंस ऑफ इनिशियल सर्कमस्टेंसेस, पॉसिबल डिक्लिनेचर इन स्ट्रेट फॉरवर्ड केसेस, इनिशियल डिसीजन ऑन रिजर्व। ये तीन काम करेंगे। पहले तो देखा कि जो लॉस रिपोर्ट हुआ है क्या वो पॉलिसी पीरियड में है, जो लॉस रिपोर्ट हुआ है क्या वो इंश्योर्ड पैरल है या नहीं है, वो चीज देखेगा। और अगर है तो फिर वो उसके लिए एक रिजर्व, यानी कि एक ऐसा अमाउंट जो उसको एस्टिमेट करेगा कि ये क्लेम पे करने में इतना अमाउंट लगने वाला है, तो वो पहले से ही उसको रिजर्व में रखवा देगा। फिर इन्वेस्टिगेशन, इस जो केस आया है मेरे पास इसमें कोई इन्वेस्टिगेशन की जरूरत तो नहीं है, कोई सर्वेयर को तो अपॉइंट नहीं करना है, कोई लॉस तो असेस नहीं कराने हैं, किसी दूसरे सीए या उसकी तो हेल्प नहीं लेनी है। तो ये सारे की सारी चीजें वो इन्वेस्टिगेशन वाले पार्ट पे करेगा। उसके बाद अप्रूव चेक, फिर वो क्लेम को सारी रिपोर्ट्स आ गई, सर्वेयर की रिपोर्ट आ गई, इन्वेस्टिगेटर की रिपोर्ट आ गई, और जितनी भी सर्विस प्रोवाइडर थे उन्होंने सारा रिपोर्ट देखने के बाद फिर वो उसको देखेगा कि इसको अप्रूव करना है या नहीं करना है क्लेम पर। गुड, इस स्टेज पर वो क्लेम पर फिर डिसीजन लेगा। फिर उसके बाद अगर क्लेम पे करना है तो क्वांटम ऑफ लॉस कितना है, इसमें कितना पे करना है, कुछ इंश्योर की गलती तो नहीं है इसमें, कुछ रिकवरीज तो नहीं है, तो ये सारी चीजें फिर उस स्टेज पे कम्युनिकेट और नेगोशिएट लेवल पे डिसाइड की जाएंगी। फिर सेटलमेंट में पेमेंट, सेटलमेंट के लिए वो इंटरनली अपने जो फाइनेंस टीम है, अकाउंट्स टीम है, उसके साथ क्लेम टीम कोऑर्डिनेट करेगी कि भाई इस क्लेम्स में हमने इतना अप्रूव किया है, आप इसको पे कर दो। उसके बाद कोई रिकवरी तो नहीं है, क्लेम टीम का काम यही खत्म नहीं होता। उसके बाद देखिए कि थर्ड पार्टी से रिकवरी तो नहीं है, कोई सब्रोगेशन राइट्स तो हमको नहीं मिला है किसी थर्ड पार्टी से रिकवरी करने के लिए। अगर ऐसा है तो फिर वो किसी रिकवरी एजेंट को थर्ड पार्टी से रिकवरी करने के लिए अपॉइंट करें। लाइजन विद इंटरनल कस्टमर, इसके बाद क्या होगा, तो जो भी डेटा है वो प्रॉपर डेटा अंडर राइटर को भेजा जाएगा, ताकि अंडर राइटर अपने डिसीजन को रिव्यू करे कि जो मैंने पॉलिसी का टर्म्स कंडीशन और प्रीमियम डिसाइड किया था, इज इट ओके और नॉट, क्या वो ठीक है या नहीं। इस तरह से ये सारे के सारे काम। फिर लॉस एडजस्टर हैं, जो लॉस को क्लेम्स को जैसे जहाँ पे आपकी टीम खुद की नहीं है वहां पे लॉस एडजस्टर्स की हेल्प लेके इंश्योरेंस कंपनी क्लेम पेमेंट कराती है। एक्सटर्नल लोग होते हैं। री इंश्योरेंस मैंने आपको बता ही दिया। एक होता है रेट्रो स्टेशनर, ये क्या है, री इंश्योरेंस कंपनी भी अपने रिस्क को आगे इंश्योरेंस कराती है, तो उसको कहते हैं रेट्रो स्टेशन। तो रेट्रो स्टेशन कंपनी भी बहुत सारी, बहुत अलग अलग दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पाई जाती है, जो कि री इंश्योरेंस कंपनी का भी इंश्योरेंस करती है। मैंने आपको बता दिया इंश्योर्ड, बीमा धारक। अब इंश्योर्ड कैटेगरी की बात होती है यहाँ पे। रिटेल कस्टमर है, इंडिविजुअल आदमी है, रिटेल में आएगा। रिटेल एसएमई है, छोटी मोटी कंपनी है, वो रिटेल एसएमई भी आ जाएगी। उसके बाद बड़ी कंपनी को हम कॉर्पोरेट कहते हैं। ये आप पढ़ लेंगे, मैं आगे बढ़ रहा हूँ तेजी से। एक्चुअली मैं बता चुका हूँ क्या होते हैं। इंश्योरेंस लॉयर्स होते हैं। फिर इंश्योरेंस, यहाँ पर टेक्निकल चीजें आती हैं लॉ के ताल्लुक से, वहां पे इंश्योरेंस कंपनी लॉयर्स की भी हेल्प लेती है। ये उनकी ओपिनियन लेके आगे केस को, केस पे डिसीजन लेती है कि केस को पास करना है, केस को पे करना है, क्लेम को पास करना है या नहीं करना है। तो वो इंश्योरेंस लॉयर्स भी होते हैं। टेक्निकल कंसल्टेंट होते हैं बहुत से, जैसे मैंने आपको पहले बताया। फिर इंश्योरेंस सॉफ्टवेयर स्पेशलिस्ट, आज के जमाने में बिना आईटी के काम चल नहीं सकता, तो बहुत से ऐसी आईटी कंपनी की भी इंश्योरेंस कंपनी हेल्प देती है। फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं इनके, जैसे मैंने बताया था इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुअरी ऑफ इंडिया, नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी, इस तरह के इनके बहुत सारे
इंस्टीट्यूट में, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके हम लोग डिप्लोमा की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मुंबई इस्टेब्लिश है। इस तरह के इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। अब हम इसको समराइज करते हैं। द ओरिजिन ऑफ इंश्योरेंस कैन बी ट्रेस बैक टू द 4th सेंचुरी BC, यानी कि 4 ईसा पूर्व, 400 ईसा पूर्व से पहले ऑटमरी बॉन्ड का चलन था, जो कि मेडिटेरेनियन मर्चेंट्स इशू किया करते थे। इन इंडिया, नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टुक प्लेस इन 1956। 1956 में राष्ट्रीयकरण हुआ इंश्योरेंस कंपनी का। 1972 में जनरल इंश्योरेंस कंपनी का राष्ट्रीयकरण हुआ। 2000 में रिफॉर्म फिर हुआ, जो IRDA आया। तो इस तरह से चीजें जो है इवॉल्व हो रही है, डेवलप हो रही है। ड्यूरिंग द नेशनलाइजेशन एरा, द नॉन लाइफ इंश्योरेंस लैंडस्केप वाज डोमिनेटेड बाय द फोर। अब जो ये नेशनलाइजेशन से पहले क्या था, जब ये राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, उसके बाद क्या सीन बदल गया कि 4 इंश्योरेंस कंपनी को मौका मिला, और चारों की चारों गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी थी। उसके बाद 2000 में फिर से रोल चेंज हो गया, IRDA के आने के बाद फिर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को मौका मिल गया। तो अभी दोनों तरह की कंपनी मार्केट में मौजूद है। प्राइवेट कंपनीज भी मौजूद है, प्राइवेट सेक्टर की, और गवर्नमेंट सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी भी मौजूद है, जिसे हम पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी भी कहते हैं। इंश्योरेंस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इंश्योर्ड किस तरह के होते हैं? इंडिविजुअल है, फिर रिटेल SME है, और फिर कॉर्पोरेट्स हैं। फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जो कि पूरे के पूरे इंश्योरेंस बिजनेस को, चाहे वो लाइफ का हो या नॉन लाइफ का हो, वो उसको रेगुलेट करती है। तो ये था आज का चैप्टर। आपको चैप्टर कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। हमारी कोशिश है कि हम जल्दी से जल्दी आप लोगों के सामने इंश्योरेंस की मेन मेन जानकारियां रख पाएं, ताकि आगे चल के जब आप मॉक टेस्ट करने लगे तो वहां आप आराम से पास हो जाएं, और इसके बाद आप इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो एग्जामिनेशन है, लाइसेंसिएट, एसोसिएट और फेलोशिप, उनको आसानी से क्रैक कर पाएं। यही हमारी कोशिश है। धन्यवाद।